हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रिक कैपेसिटर्स पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर्स पर हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था कि कैसे इक्विपोटेंशियल्स जनरेट होता है, कॉमन पोटेंशियल्स आता है, और कॉमन पोटेंशियल्स के बाद हम लोगों ने पढ़ा था लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, और फिर हम लोगों ने एनर्जी का ग्राफ प्लॉट किया था। और आज का टॉपिक है कैपेसिटर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कैपेसिटर क्या होता है, व्हाट इज अ कैपेसिटर, तो कैपेसिटर को आप ऐसे कह सकते हो कि कैपेसिटर एक ऐसा अरेंजमेंट है, ठीक है, कंडक्टर्स का एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें हम इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को काफ़ी अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में स्टोर कर सकते हैं, और उसको बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल में, इंस्टेंटेनियस टाइम में हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी और चार्ज को किसी डिवाइस को प्रोवाइड कर सकते हैं। इन वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल वी कैन प्रोवाइड दिस एनर्जी एंड चार्ज टू अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। दैट इंस्ट्रूमेंट्स, दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज कैपेसिटर। क्लियर हुआ? ये कैपेसिटर होता है। जैसे हमारे पास फैन है, कंप्यूटर्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जिसमें हमें उस डिवाइस को स्टार्ट करते समय बहुत ही शॉर्ट टाइम्स में सफिशिएंट अमाउंट में चार्ज और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर देंगे, और कैपेसिटर्स क्या करेगा, जैसे हम डिवाइस को ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो करेंगे, तुरंत ये डिवाइस क्या करेगी, उस डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए बहुत ही सफिशिएंट अमाउंट में चार्ज एनर्जी प्रोवाइड कर देगी। तो उस डिवाइस को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कैपेसिटर। ये कैपेसिटर होता है। ठीक, ये तो कैपेसिटर्स का जो है, ये एक तरह से हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन देख लिया। अब बात आती है कि कैपेसिटर जो है वो जनरेट कैसे होता है, कैपेसिटर्स को फॉर्म करने का प्रिंसिपल क्या, व्हाट प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर्स का बेटा प्रिंसिपल क्या होता है कि अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर के, अगर इस कंडक्टर को हम चार्ज प्रोवाइड कर दें, तो चार्ज प्रोवाइड करने पर कंडक्टर का जो पोटेंशियल्स है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, पोटेंशियल रेज कर जाएगा। और अगर पोटेंशियल जो है एक लिमिट से ज़्यादा रेज कर गया, ठीक है, जो कि हमारे सराउंडिंग्स एयर की एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, अगर उससे ज़्यादा हो गया पोटेंशियल वैल्यू, तो ये हमारा कंडक्टर पर जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, लीक हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। तो हम लोग क्या करते हैं कि कंडक्टर पर जो चार्ज प्रोवाइड करेंगे, उस चार्ज प्रोवाइड को और बढ़ाने के लिए हम उसके पोटेंशियल्स को क्या कर देंगे, लो कर देंगे। तो पोटेंशियल्स को लो कैसे करा जाएगा, जब किसी कंडक्टर के बहुत क्लोज दूसरा कंडक्टर रख देंगे, तो दूसरे कंडक्टर के आने से पहले कंडक्टर का पोटेंशियल्स क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। एक फिर से हम लोग एक बार अपनी बात को रिपीट करते हैं। व्हेन अ second conductor or second metallic plate is placed very close to the first charge conductor, पहला कंडक्टर हमारे पास ऑलरेडी क्या है, चार्ज्ड है, उस पर पोटेंशियल है, एंड वी प्लेस अ वेरी क्लोज टू अ सेकंड कंडक्टर और सेकंड प्लेट, देन इट रिड्यूस द पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट कंडक्टर। ठीक है, दिस रिड्यूस द पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट कंडक्टर, इट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ये प्रिंसिपल जो है कैपेसिटर्स का प्रिंसिपल होता है। और इसी लॉजिक्स को, इसी कॉन्सेप्ट्स को हम लोग ऑपरेट करते हुए, इसी कॉन्सेप्ट्स को लॉजिकली अप्लाई करते हुए हम लोग क्या फॉर्म करेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉर्म करते हैं, और फिर इसकी कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होती है। ठीक है, तो जैसे आपके पास कैसे फॉर्मेशन करेंगे हम लोग, जैसे आपके पास एक मेटल प्लेट हो गई, एक मेटल प्लेट हो गई, इस मेटल प्लेट के पोटेंशियल्स को मेजर करने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इससे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है ये। इस इलेक्ट्रोस्कोप में जो गोल्ड की लीफ लगी होती हैं इस तरह से होती हैं, जो पोटेंशियल्स के इंक्रीज करने पर क्या होती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं। ये गोल्ड लीफ है क्योंकि इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, और ये रिपल करके क्या कर देगा, इसको डाइवर्स कर देगा। इस तरह से हम लोग क्या बोलते हैं, इसको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये गोल्ड लीफ का इलेक्ट्रोस्कोप है। क्लियर हुआ? अच्छा, अभी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये क्या होगा, ये कन्वर्ज होगा, इसमें कोई भी डाइवर्जन नहीं होगा, ये बहुत ही जो है स्मॉल गैप पर होगा, इक्वी स्पेस्ड होगा। अब आपने क्या किया, इसको किसी सोर्स से बेटा चार्ज प्रोवाइड करा। जब आपने इसको किसी सोर्स से चार्ज प्रोवाइड करा, तो जो भी चार्ज है वो इसके ऊपर यूनिफॉर्मली क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इट डिस्ट्रीब्यूट्स यूनिफॉर्मली। क्लियर हो गया? अच्छा, इससे क्या हुआ, इसका पोटेंशियल लेवल इंक्रीज कर गया, और पोटेंशियल लेवल के बेटा इंक्रीज करते ही क्या होगा, ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होगा, उसकी जो लीफ है वो क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और वो क्या करेगा, रिपल कर देगा लीफ को। इसका मतलब है इस पर सफिशिएंट अमाउंट में चार्ज आ चुका है, और इससे इसका पोटेंशियल्स
इंक्रीज कर चुका है। अब हम और चार्ज प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बाद अगर हम बेटा इसको चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो चार्ज हमारा क्या कर जाएगा, एटमॉस्फेयर में लीक कर जाएगा। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर की जो एयर है, सराउंडिंग की जो एयर है या सराउंडिंग मीडियम है, वो क्या हो जाएगा, आयोनाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक लिमिट से ज़्यादा इसको चार्ज प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। बार कौन है? बार क्रिएट करता है पोटेंशियल, यानी कि प्रॉब्लम पोटेंशियल्स की है। अगर हम पोटेंशियल्स को किसी लॉजिक से फॉल करा दें, डिक्रीज कर दें, तो हम लोग इस पर और अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि इससे बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर एक दूसरी प्लेट हमने क्या कर दी, और इस पर सेम प्लेट है ये, इसका प्लेट का शेप इसका और इसका जो है सिमिलर, हम कह सकते हैं सिमिलर प्लेट हमने यहाँ पर ऐसे जो है स्टैंड करा दी। इससे क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा, चार्ज इंड्यूस्ड होगा। इंडक्शन सभी ने पढ़ रखा है। इंडक्शंस की प्रोसेस के थ्रू जो इसका इनर साइज होगा या इनर सरफेस होगा, उस पर क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इससे अट्रैक्ट कर जाएंगे। और इस मेटल की प्लेट में जो पॉजिटिव आयंस होंगे, पॉजिटिव चार्ज होगा, वो इस पॉजिटिव से क्या कर जाएगा बेटा, रिपल कर जाएगा। तो ये आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इनर सरफेस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, ये कंडीशंस हमारी क्रिएट हो गई। अब इससे क्या होगा, इसके आने से, सेकंड प्लेट के बेटा आने से क्या होगा, ये जो सेकंड प्लेट हमारी आई हुई है, इस सेकंड प्लेट के आने से इस पॉजिटिव के काफ़ी क्लोज निगेटिव चार्ज आ गया। निगेटिव चार्ज के आने से इसका पोटेंशियल निगेटिव होगा, इसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। इस निगेटिव पोटेंशियल्स के आने से इस पॉजिटिव प्लेट का जो पोटेंशियल होगा वो फॉल हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल्स के इफेक्ट को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो लीफ हैं वो क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी, और इसको हमने फिर से डबल चार्ज दे दिया, अगेन चार्ज हमने प्रोवाइड किया, और फिर हमारी लीफ क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट हो गया, हमारा पहला स्टेप हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद के स्टेप में हमने इसको चार्ज अमाउंट और प्रोवाइड कर दिया, तो इस पर चार्ज डेंसिटी क्या कर गई हमारी, इसके कंपेयर में इंक्रीज कर गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम बेटा इस पर नेगेटिव चार्ज है ही है इस तरह से। अब हमने क्या किया कि इसके आउटर सरफेस को, सेकंड प्लेट का जो आउटर सरफेस है, उसको हमने पॉजिटिव सरफेस को अर्थ से कर दिया कनेक्ट। तो हमें मालूम है कि अर्थ का जो पोटेंशियल लेवल होता है वो होता है ज़ीरो। अर्थ का पोटेंशियल लेवल जीरो होने से क्या होगा, इसकी जो कैपेसिटी होगी बेटा वो क्या हो जाएगी, वो इनफाइनाइट हो जाएगी, और इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी कि यहाँ पर जो है ये सरफेस जो है वो पॉजिटिव चार्ज इसका अर्थ में चला गया अर्थिंग की प्रोसेस के थ्रू। तो यहाँ पर केवल क्या बचा, नेगेटिव चार्ज बचा। तो जो पॉजिटिव पोटेंशियल इस पॉजिटिव प्लेट की हेल्प कर रहा था वो पोटेंशियल डाई अवे हो गया। इसके डाई अवे होने से एक बार इसका पोटेंशियल्स फिर डिक्रीज कर गया। अब इसका पोटेंशियल फिर डिक्रीज कर गया तो हमें क्या मिला, एक और चांस मिल गया, एक और मौका मिल गया क्या प्रोवाइड करने का, इसको चार्ज प्रोवाइड करने का। और चार्ज प्रोवाइड करके हमने फिर से इसके ऊपर जो है और चार्ज सप्लाई कर दिया। और चार्ज सप्लाई करने से हमने क्या देखा कि इसकी जो गोल्ड लीफ की इलेक्ट्रोस्कोप था वो इसका फिर से डाइवर्ज हो गया। तो इस बार हमने, पहली बार हमने चार्ज दिया था उसको, फिर सेकंड प्लेट के खड़ा करते ही इसका पोटेंशियल जो है वो फॉल हो गया। फिर हमने इसको चार्ज प्रोवाइड करा, और जैसे ही हमने बेटा सेकंड प्लेट के आउटर सरफेस को अर्थ से करा कनेक्ट, तुरंत उसका पोटेंशियल्स, फर्स्ट प्लेट का पोटेंशियल फिर से फॉल ऑफ हो गया, और हमने इसको फिर से चार्ज प्रोवाइड कर दिया, और इससे पोटेंशियल फिर से अपने लेवल पर आ गया। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये जो डिवाइस फॉर्म होगा, इस डिवाइस को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट डिवाइस इज अ डिवाइस विच हैव स्टोर्ड a lot of charge and electrostatic energy, so it is called as capacitor। अब हम इसको क्या कह सकते हैं, ये कैपेसिटर हो गया है। दिस इज द कैपेसिटर। कैपेसिटर में भी कैसा कैपेसिटर है, we use two plates which are parallel with each other, that is called as parallel plate capacitor। क्या नाम आएगा इसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नाम आएगा। और ये इस कैपेसिटर की बेटा फर्स्ट प्लेट हो गई, और ये क्या हो गई, इसकी सेकंड प्लेट हो गई। तो अगर आपसे ओवरऑल एक क्वेश्चन क्रिएट कर दिया जाए कि व्हाट इज द यूज ऑफ सेकंड प्लेट ऑफ कैपेसिटर, तो सेकंड प्लेट ने आके क्या किया, पहली प्लेट के पोटेंशियल्स को डिक्रीज किया है। इट रिड्यूस द पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट प्लेट। ओके, नोट डाउन करिए इसको। क्लियर हुआ।
अब हमें क्या करना है, अब हमें इस डिवाइस का, इस अरेंजमेंट का क्या फाइंड करना है, कैपेसिटी फाइंड करनी है। तो कैपेसिटी फाइंड करने का बड़ा ही इजी मेथड है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल्स यूज पर आता है आपके यहाँ फार्मूले में। लेकिन इसकी सिचुएशंस कई एक हैं, डिफरेंट सिचुएशंस में हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटी इसकी फाइंड करते हैं। तो पहली बार हम इसका बेटा कैपेसिटी फाइंड करने जा रहे हैं जब दोनों प्लेट के बीच का जो स्पेस है, ये स्पेस क्या है, एआरआर वैक्यूम है। यहाँ पर एआरआर वैक्यूम हमारे पास है इस तरह से। तो एआरआर वैक्यूम अगर है तो हमें इसकी कैपेसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। हालांकि ये केस आप नॉर्मली यूज़ नहीं करते हो डिवाइसेस में, क्यों, वजह इसके पीछे है क्योंकि यहाँ पर प्लस चार्ज है, यहाँ माइनस चार्ज है, और प्लस माइनस प्लेटों के बीच में क्या वर्क करेगा, अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा, और ये प्लेटें क्या कर जाएंगी, अट्रैक्ट हो जाएंगी, और अगर अट्रैक्ट हो जाएंगी तो दोनों के चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। इसलिए हम इसमें डाइलेक्ट्रिक फिलअप करके कैपेसिटर फॉर्म करते हैं, ठीक है। जो अप्लाई होता है डिवाइसेस में, उस कैपेसिटर में हमेशा प्लेटों के बीच में क्या यूज़ होता है, डाइलेक्ट्रिक यूज होता है। विदाउट डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर्स आप नहीं बनाते हो, ठीक है। बट देयर इज एजम्पशंस व्हेन देयर इज अ एआरआर वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स। अगर एआरआर वैक्यूम है तो उस केस में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, ये हमें करना है, ठीक है। तो एक बेसिक लॉजिक हम आपको बताने जा रहे हैं, क्या कि जैसे आपने प्लेट एरिया ए कह दिया, ठीक है, और प्लेटों के बीच का जो गैप है वो गैप कितना है, डी है। डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, ये डी सेपरेशन हो गया, इसको आप स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे भी। और ए हो गया प्लेट एरिया, यहाँ एआरआर वैक्यूम है, तो एआरआर वैक्यूम का मतलब हो गया बेटा इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो कितना यूज़ होगा, 1 यूज़ होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा, हमें सी फाइंड करना, देखो लॉजिकली आप समझो, हमें सी फाइंड करना है। तो सी का जो बेसिक फार्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, Q अपॉन V। अब यहाँ पर आपको ये दिमाग यूज़ करना है, माइंड ये यूज़ करना है कि अगर आपको V फाइंड आउट हो जाए तो C फाइंड आउट हो जाएगा। V फाइंड आउट कैसे करोगे, आपको मालूम है कि E इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई डी। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू डी, ठीक है। और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो आपको मालूम है कि जब दो प्लेटें पैरेलल होती हैं, गॉस थ्योरम्स का एप्लीकेशंस होता था, ये एक प्लस है एक माइनस है, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता था वो आता था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। ये फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। प्लेट्स के बीच में ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और यहाँ पर सिग्मा वर्ड क्या होता है बेटा, सिग्मा वर्ड होता है Q अपॉन ए सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट आ गया रिजल्ट्स में हमारा। अगर हम इसको पुटअप कर दें यहाँ पर V की वैल्यू को, तो सिग्मा अपॉन Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये क्या आ गया बेटा, ये V की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली। ये कहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल केस है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल्स में रिलेशनशिप होता है, और हमने केवल क्या किया है, E की वैल्यू पुटअप कर दिया है। कौन सा E, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ये जो कैपेसिटर फार्मूला है उसके बीच का जो एरिया है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फार्मूला आ गया है। थोड़ा सा हम लोग अगर ओवरव्यू करें इसको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला वहाँ आप क्या पढ़ते थे, अगर हम किसी पॉइंट को पकड़ लें तो पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे हो जाएगी, दैट इज E1, नेगेटिव की फील्ड टूवर्ड्स होती है, दैट इज E2। अगर हम नेट फील्ड फाइंड करेंगे तो E1 प्लस E2 आएगा। E1 मीन्स सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा बेटा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिलाइज हो गया। तो ई नेट क्या आ गया बेटा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उसको हमने यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ कर लिया है, ठीक है। आपको भी वहाँ एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको डायरेक्ट ही यूज़ करेंगे। तो ये V की वैल्यू हमारी आ गई। अब हमें C की वैल्यू फाइंड करना है, तो Q की V की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुटअप कर दीजिए। पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। जब आप इस V की वैल्यू को यहाँ पर पुटअप करोगे तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। V की वैल्यू क्या आ गया, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये कैंसलाइज हो गया भाई। तो C का फॉर्मूला क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये रिजल्ट आ गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का, व्हेन देयर इज अ एआरआर वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स, जब प्लेट्स के बीच में एआरआर वैक्यूम होगा, ठीक है। इसको नोट करिए। ठीक है। और अगर आपसे कभी क्वेश्चन आ जाए कि ऑन व्हाट फैक्टर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स, तो आप क्या बताओगे। यहाँ पर आपको ये लॉजिकल पॉइंट मिल गया कि कैपेसिटेंस जो होता है बेटा वो प्रोपोर्शनल टू होता है क्या, एरिया ए।
इसका मतलब प्लेट एरिया को इंक्रीज करके आप कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर सकते हो। और दूसरा क्या आ गया, C इज a 1/d, इसका मतलब है बाय डिक्रीजिंग, इट मीन्स यू हैव टू प्लेस द सेकेंड प्लेट विद वेरी क्लोज टू द फर्स्ट प्लेट। ओके, सो वी विल ऑब्टेन अ ह्यूज कैपेसिटेंस when second plate is placed very close to the first plate, then capacitance will be increases, जो कैपेसिटेंस होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, अच्छा थर्ड आपको यहाँ से लॉजिकली दिख रहा होगा आपको क्या, कि जो C है ये प्रोपोर्शनल टू क्या है, एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब है अगर आपने इस प्लेस पर किसी डाइलेक्ट्रिक को यूज़ कर लिया तो डाइलेक्ट्रिक की जो परमिबिलिटी होती है, ठीक है, परमिबिलिटी होती है, आपने फार्मूला पढ़ रखा होगा जब हम लोग पढ़ते थे K का फार्मूला। ठीक है, तो K का फार्मूला क्या आता था, बोलिए, K का फार्मूला आता था एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आपने यहाँ पर पहले एप्सिलॉन नॉट था, परमिटिविटी या बेटा फ्री स्पेस था, अगर आप यहाँ पर मीडियम लगा दोगे तो वो K टाइम्स हो जाएगा, परमिटिविटी हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर K टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। तो मीडियम को इंट्रोड्यूस करने पर, डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस करने पर प्लेटों के बीच में जो कैपेसिटेंस होगी वो क्या कर जाएगी, वो इंक्रीज कर जाएगी। तो आप कह सकते हो कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जो भी मीडियम आज यूज करते हो उस मीडियम की परमिटिविटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट्स आ गया। इस तरह से हम कैपेसिटेंस को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए सारे पॉइंट्स को आप। और अगर आप इसको मैथमेटिकली प्रूव करना चाहो, ठीक है, तो सेकंड केस क्या होगा, जैसे फर्स्ट केस क्या था, प्लेटों के बीच में क्या था, टोटली एयर और वैक्यूम था। और अगर आपसे कह दिया जाए कि देयर इज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स, आपने क्या किया, प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को फिलअप कर दिया। डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि एक ऐसा मीडियम होता है, एक ऐसा इंसुलेटिंग मीडियम बेटा होता है, जो मीडियम द मीडियम विच कैन ओनली ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिकल इफेक्ट नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो मीडियम इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा, बट ये ट्रांसमिट किसको नहीं करेगा, कंडक्टिविटी को ट्रांसमिट नहीं कर सकता, कंडक्टिविटी को फ्लो नहीं कर सकता है, करंट नहीं फ्लो होगी हमारी। ऐसा मीडियम जो होता है वो क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया तो उस केस में अगर हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में, तो उस रीजन में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन आएगा वहाँ पर आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आप रखते थे एयर के केस में। अब यहाँ कौन आएगा, यहाँ K आ जाएगा। परमिटिविटी जो होती है वो K टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, किस परमिटिविटी की, फ्री स्पेस की परमिटिविटी की, ये K टाइम्स हो गया। अब अगर आप V निकाल लो तो आपको फॉर्मूला मालूम है बेटा, E इज इक्वल टू वी अपॉन डी। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू डी। और अगर आपने E की वैल्यू को यहाँ पुटअप कर दिया तो सिग्मा अपॉन क्या आएगा, K एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये पोटेंशियल आ गया हमारा। तो आप क्या देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा डिक्रीज कर गया, पोटेंशियल भी हमारा क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। क्यों हम कह रहे हैं डिक्रीज कर गया, क्योंकि K की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है। जितने भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम है हमारे पास नेचर में, हर डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो K है वो ग्रेटर देन 1 होता है। तो V फाइंड किया, फिर V फाइंड आउट हो गया। अब अगर हम फाइनली क्या फाइंड करेंगे, C कैपेसिटेंस निकालेंगे। ठीक है, मीडियम में कैपेसिटेंस निकालेंगे तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V, V फॉर V डैश। देखा हमने अभी, इस V की वैल्यू को अगर आप पुटअप कर दो तो V मीन्स क्या आ गया, सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। और अभी हम लोगों ने पीछे देखा था बेटा, सिग्मा मीन्स कौन होता है, Q अपॉन A। यहाँ पर क्या रखेंगे, Q अपॉन A। K एप्सिलॉन नॉट पहले से है, D है, ये कैंसलाइज हो गया। तो जो न्यू कैपेसिटेंस थी वो क्या निकल आई बेटा, K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो अगर आप पिछले रिजल्ट से इसको कंपैरिजन करो तो पिछले रिजल्ट से कंपैरिजन के बाद आपको क्या मिल रहा है कि जो न्यू कैपेसिटेंस आई हुई है वो पहले वाले कैपेसिटेंस की कितने टाइम्स हो गई, K टाइम्स हो गई। दिस इज द K इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो व्हाट इज द क्लियर result saying that when dielectric medium is introduced between the plates then capacitance increases by K times। हमारा कैपेसिटेंस जो होगा वो पहली वाली वैल्यू का K टाइम्स क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्या आया, एनालिटिकल कॉन्सेप्ट हो गया कि K
के मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करने पर हमारा कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाता है। अगर आप इसको एनालिसिस करो कि हुआ कैसे होगा ये, ठीक है, एनालिटिकल कॉन्सेप्ट क्या है, तो एनालिटिकल कॉन्सेप्ट बेटा ये कहता है कि जब भी आपने प्लेटों के बीच में क्या इंट्रोड्यूस किया होगा, डाइलेक्ट्रिक, जैसे हमारे पास ये प्लेटें हैं, ये प्लस प्लेट हो गई इस तरह से, और ये क्या हो गई, माइनस प्लेट हो गई, ठीक है, ये डी हो गया और ये प्लेट एरिया ए हो गया। पहले एयर था, अब आपने किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को क्या कर दिया, इस प्लेटों के बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया। जब आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस करोगे तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम दो टाइप का होता है, एक जो ऑलरेडी पोलराइज्ड हो और एक अनपोलराइज्ड हो, ठीक है। अगर ये पोलराइज्ड है ऑलरेडी तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम को आपने क्या किया, प्लेटों के बीच में इस तरह से ऐसे इंट्रोड्यूस कर दिया। तो इससे बेटा क्या होगा, हर एक मॉलिक्यूल्स में दो सेंटर होगा, एक पॉजिटिव सेंटर और एक निगेटिव सेंटर। और अगर ये पोलराइज्ड है तो दोनों सेंटर के बीच में ऑलरेडी क्या होगा, स्पेस होगा। देखो यहाँ पर जैसे आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम का एक एटम्स है, ठीक है, तो इसका पॉजिटिव सेंटर और निगेटिव सेंटर कोइंसाइड होगा। ये क्या है, ये है नॉन पोलराइज्ड, ये नॉन पोलर है। और अगर ये बेटा पोलर होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर्स क्या हो जाएंगे, इस तरह से सेपरेट हो चुके होंगे। और ये करते कैसे हैं, इस फिनोमेना को पोलराइजेशन कहेंगे। जैसे आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, इसमें आपने किसी नॉन पोलर को पुल कर दिया। जब नॉन पोलर को आप इसमें पुटअप करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग पॉजिटिव सेंटर रिप्लेस हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग नेगेटिव सेंटर रिप्लेस कर गया, क्योंकि इन सेंटर्स पर क्या वर्क करेगा, फोर्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है बेटा, पॉजिटिव पर अलॉन्ग फोर्स अप्लाई करेगी, नेगेटिव पर अपोजिट फोर्स अप्लाई करेगी। और इस तरह से नॉन पोलर में क्या हो गया, पोलर में कन्वर्ट हो गया, डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन हो गया, ठीक है। और इसी में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी हम लोग मेजर करते हैं इसी लॉजिक से। तो लेट करो कि हमारे पास प्लेट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी बेटा वो ऐसे थी, और आपको मालूम है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट होती है, दैट इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक्सटर्नल फील्ड है, ठीक है। और आपका जो मॉलिक्यूल है ये अगर पोलर है तो पोलर मॉलिक्यूल को जब आप इसके अंदर पुटअप करोगे तो पोलर मॉलिक्यूल का बेटा क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। कौन करेगा रीअरेंजमेंट, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड करेगी। जो फील्ड यहाँ पर अप्लाई है वो फील्ड इस पोलर मॉलिक्यूल को क्या करेगा, रीअरेंज करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं एक तरह से वर्क करते हैं किसकी तरह से, एज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, बिकॉज देयर आर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विच एक्सपीरियंसेस टॉर्क इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब ये रखे जाएंगे तो इन पर क्या वर्क करेगा, टॉर्क वर्क करेगा। और टॉर्क पे क्या होता है, टॉर्क जब है वो इलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स को, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के मॉलिक्यूल्स, डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग पैरेललाइज कर देगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करेगा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग आएगा और नेगेटिव चार्ज अपोजिट आएगा। इसका मतलब है सारे मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट इस तरह से बेटा हो जाएगा, ऐसे। ये अरेंजमेंट मॉलिक्यूल्स को ये रोटेट कर देगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे हो जाएगा। तो अगर आप इसको थोड़ा सा अरेंज वे में लिखो, ठीक है, तो ये पॉजिटिव प्लेट है और ये क्या है, नेगेटिव प्लेट है। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे डाइलेक्ट्रिक के वो सब के सब इस तरह से अरेंज होंगे कि इनका पॉजिटिव सेंटर नेगेटिव प्लेट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और नेगेटिव सेंटर क्या होगा बेटा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ ये इस तरह से ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। प्लस माइनस का शिफ्टेशन हो गया ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस हो गई ऐसे, जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। इससे क्या होगा, हर मॉलिक्यूल्स की एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जनरेट होगी, प्लस टू माइनस इस तरह से आएगी। और ये सारी फील्डें क्या हैं, सेम डायरेक्शंस में है। तो एक ई नेट आ गया, ई इंटरनल आ गया बेटा। हम ऐसे कह सकते हैं कि देयर इज अ ई इंटरनल फील्ड हमारी आएगी। और ये इंटरनल फील्ड जो है एक्सटर्नल की जस्ट क्या है, अपोजिट है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो ई इफेक्टिव आएगा फाइनली वो ई एक्सटर्नल माइनस क्या होगा, ई इंटरनल हो जाएगा। ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल हो गया। इससे ई क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, ई डिक्रीज कर गया। और जब ई डिक्रीज कर जाएगा तो फाइनली हम कह सकते हैं वी भी डिक्रीज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि ई इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, वी अपॉन डी। तो ई के फॉल होने से वी फॉल हो गया। और अकॉर्डिंग टू फार्मूला सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, ठीक है। वी के फॉल होने से जो कैपेसिटेंस है वो सी क्या कर जाएगा, वो सी हमारा इंक्रीज कर जाएगा। तो आप अगर मैथमेटिक्स के हेल्प से प्रूव करोगे तो अभी आपने देखा था सी डैश इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सी। इसका मतलब है कि जो फाइनल कैपेसिटेंस है वो इनिशियल का के टाइम्स हो गया, मैथमेटिकल अप्रोच कहता है।
और एनालिटिकल अप्रोच कहता है कि डाइलेक्ट्रिक फिलअप करने से अपोजिट फील्ड जनरेट होती है, वो एक्सटर्नल फील्ड के इफेक्ट को रिड्यूस कर देगी, इससे पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा और कैपेसिटेंस हमारी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। दिस इज द रोल ऑफ डाइलेक्ट्रिक टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस। इस तरह से हम डाइलेक्ट्रिक को इंड्यूस करके कैपेसिटेंस को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट करिए सारे पॉइंट्स को।